नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव कुमार जी और आज चर्चा का विषय है कि अमित शाह के दो बयानों पर देश की सियासत में हलचल मची है। अमित शाह ने कल राज्यसभा में बोलते हुए अंबेडकर को लेकर जो बातें कही उसको लेकर विपक्षी पार्टियां अमित शाह पर ही नहीं पूरी एनडीए पर हमलावर हैं और उसका संदर्भ बिहार की राजनीति से भी है। बिहार में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पर भी हमले हो रहे हैं कि एनडीए में मलाई खा रहे हैं और अंबेडकर की बेइज्जती हो रही है। ये तो है, लेकिन अमित शाह का एक और बयान है जिसमें उन्होंने एक अखबार के कार्यक्रम में ये कहा कि बिहार में 2025 में नेतृत्व कौन करेगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, इस पर तो संसदीय बोर्ड की बैठक में चर्चा होगी और विधायक दल इसको तय करता है। ये फोरम नहीं है इस पर बातचीत करने का। अब सवाल ये किया जा रहा है कि अमित शाह ने ये बातें क्यों कही? क्या बिहार में नेतृत्व अभी तय नहीं है? क्या बिहार में महाराष्ट्र का कोई फार्मूला अपनाया जाएगा? क्या बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री फिर से नहीं बनेंगे? और अगर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो एनडीए के पास चेहरा कहां है? क्या सम्राट चौधरी की तरफ एनडीए की नजर है या चिराग पासवान जो मोदी के हनुमान हैं उनकी तरफ एनडीए की नजर है? इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव कुमार जी। आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अमित शाह ने जो कुछ संसद में कल राज्यसभा में वो बोल रहे थे और उनके बयान को जिस तरह से कोट किया जा रहा है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कहा जाता है कि मिसकोटिंग इज मर्डर, हाफ कोटिंग इज डबल मर्डर। उनके एक संदर्भ को लेकर के ही पूरी बात चल रही है। उन्होंने जो कांग्रेस को घेरते हुए ये बात कही कि शुरू में कि अंबेडकर का जो बार बार आप इतना नाम ले रहे हैं, सिर्फ उसी मुद्दे को उठाया गया है। पूरे संदर्भ को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की है कि अंबेडकर के सच्चे अनुयायी हम ही लोग हैं। और उन्होंने बाद में अपने स्टेटमेंट में कहा भी है कि अंबेडकर का कोई अपमान अब नहीं कर सकता। और पूरा संदर्भ उन्होंने बताया है कि कैसे पंडित नेहरू जब पहले कैबिनेट से अंबेडकर जी इस्तीफा दे रहे थे तो उसको विधान चंद्र राय एक कद्दावर नेता थे और नेहरू जी को तीन ही लोग, जहां तक मेरी जानकारी है, कि उनको जवाहरलाल कहते थे। एक महात्मा गांधी कहते थे, एक विधान चंद्र राय कहते थे और एक वरिष्ठ पत्रकार थे बाबूराव पटेल, वो कहते थे। बाकी सब लोग उनको पंडित जी कहते थे। तो ऐसे उनके घनिष्ठ विधान चंद्र राय ने उनको पत्र लिखा और विधान चंद्र राय का तो जन्म भी पटना में ही हुआ है। हाँ। तो विधान चंद्र राय ने पत्र लिखते हुए उनको पत्र में कहा कि दो लोग इस्तीफा देने वाले हैं, राजा जी और दूसरे थे आपको भीमराव अम्बेडकर जी। तो नेहरू जी ने उसका प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि राजा जी के जाने से थोड़ा सा नुकसान कांग्रेस को होगा, अम्बेडकर के लिए अम्बेडकर का कोई मायने नहीं है। हाँ। तो उससे कैबिनेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अमित शाह ने बाकी के बाद वाले में संदर्भ में ये कहा है। और फिर ये कहा भी है कि अंबेडकर की हैसियत कांग्रेस में क्या थी और उन्होंने किन विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस को छोड़ा था और बाद में फिर कैसे अंबेडकर के विचारों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है। तो क्या है कि हिंदी में और मराठी में कुछ जो शब्द होते हैं और जो टोन होते हैं थोड़ा अलग होते हैं, लेकिन जब आप पूरे संदर्भ को देखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि वास्तविकता। कल तो मैं पूरा भाषण सुन रहा था और वो अंबेडकर को किस तरह से कांग्रेस ने दरकिनार किया इस बात को कह रहे थे। और उन्होंने बाद में बताया भी है कि 14 अप्रैल जिस दिन उनका जन्मदिन है तो उस दिन वो सामाजिक समरसता दिवस हम मनाते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस, जिस दिन संविधान उन्होंने अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, फिर उनकी कहाँ कहाँ पर प्रतिमा लगी वो हमने लगाई। पूरा संदर्भ तो पूरा बताया है पूरी तरह से। केवल एक बात को कोट किया जा रहा है कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। आप जितनी बार अंबेडकर का नाम लेते हैं, इससे अगर इतना नाम लिया रहते तो आप स्वर्ग में चले जाते, भगवान का नाम लिए रहते। तो आज उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए भगवान भी है और ये संविधान भगवान भी है और वो है। तो ये तो बात है, लेकिन अमित शाह जो बातें कह रहे थे अंबेडकर को लेकर, आखिर कांग्रेस इतनी अभी आपको क्यों दिख रही है कि कांग्रेस इतना हमलावर एनडीए पर क्यों है? देखिए, क्या है कि
कांग्रेस का तो काम ही, विपक्ष का काम ही है हमलावर होना, और किसी मुद्दे को लेकर के वो जनता के बीच जाएंगे ही, हर पॉलिटिकल पार्टी का होता है। अब आधी बात को लेकर के उड़ जाने की तो रहती ही है बात, लेकिन जो भारतीय जनता है समझ माने उनको उनकी समझदारी अच्छी है, और वो जब पूरा स्टेट, आज तो कोई चीज ऐसा नहीं है कि आइसोलेटेड है। आप देख लें यूट्यूब पे पूरा का पूरा है, ANI ने अपने साइट पे पूरा का पूरा यूट्यूब देखा है, डाला है, तो कोई भी उसको जा करके देख सकता है कि पूरा संदर्भ, पूरा क्या कहा है अमित शाह ने। तो आधी बातों को लेकर के आप, जैसे एक बार जहां तक मुझे याद है कि 2015 के चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने एक बात कही थी कि हम संविधान की समीक्षा चाहते हैं, लेकिन संविधान की समीक्षा क्या, उन्होंने पूरा संदर्भ क्या था कि भीमराव अंबेडकर जी ने जिन उद्देश्यों के साथ आरक्षण व्यवस्था की बात कही थी, आज आजादी के लगभग 75 साल, मैंने 70 साल के बाद भी, 70 साल या हमको लगता है कि 65 साल लगभग 65-67 साल के बाद भी वही स्थिति आज भी बरकरार है। तो ये अगर है स्थिति, तो उसके बारे में हम लोग को सोचना चाहिए कि आखिर आरक्षण का लाभ उन लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा। ठीक है कि उसमें से 10-20% लोगों को उसका लाभ हुआ, उनका जीवन स्तर सुधरा, सामाजिक रूप से उनका स्तर बढ़ा, तो लेकिन बाकी लोगों का क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो उसका दूसरा पहलू ये भी तो हो सकता था कि आरक्षण क्या दायरा बढ़ाना चाहते हो, और आरक्षण के फोल्ड में और लोगों को भी लाना चाहिए, मैंने आरक्षण का दायरा बढ़ा करके ही उन अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को और ज्यादा सुविधाएं देने की बात करें। लेकिन आधा मुद्दा लोगों ने उठा लिया और वो बात कही कि संघ और भाजपा और तमाम लोग ये संविधान को समाप्त करना, हाफ कोटिंग डबल मर्डर होता है, मिसकोट तो करना। लेकिन एनडीए भी माने ये जो होड़ मची है कि अंबेडकर का असली हिमायती कौन है, INDIA कहती है हम है, NDA कहती है हम है, ये होड़ आगे इसके पीछे क्या बात है, मैंने आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए क्या है कि ये तो निश्चित है कि भारत आज के डेट में चल रहे का भी जो भी प्रशासन चलेगा या भी जो नीतियां जो बनेगी वो संविधान के दायरे में बनेगी। और अंबेडकर तो एक आइकन है ही कि कैसे विपरीत परिस्थिति में रह करके उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की और इतने बड़े बने कि संविधान सभा का उन्होंने नेतृत्व किया और सारा कुछ उन्होंने किया। तो मुझे लगता है कि अंबेडकर एक आइकन बन गए थे। अंबेडकर जी के एक और बारे में बात करती है, भीम आर्मी वगैरह जो बनी है, तो वो भीम आर्मी सिर्फ उतनी ही बात कहती है कि अंबेडकर जी का पूरा अगर आप पढ़ेंगे तो उनका था क्या कि हम आखिर अंबेडकर जी मुस्लिम भी बन सकते थे, ईसाई भी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं भारत के ही किसी, अगर मैं ईसाई और मुस्लिम बनूंगा तो मेरा देश से मैं देश से कट जाऊंगा, इसलिए मुझे यही के जो भी मान्यताएं हैं, पंथ हैं, उसमें मुझे परिवर्तन करना है। और जो उस समय की जो व्यवस्था थी ब्राह्मणवादी, जिससे वो लगातार उसका दंश झेलते रहे, तो उसके खिलाफ उन्होंने बौद्ध मत को अपनाया था। और अब क्या है कि बौद्ध आजकल को तो मैं देखता हूँ एक और फैशन, सही उन्होंने कहा कि जय भीम का नारा लगता है 9 बौद्धों के द्वारा। अब बौद्ध 9 बौद्ध हो या कोई भी हो, तो भाई बौद्ध भगवान की भी तो जय नमो अरहंताय भी तो बोलना चाहिए, वो उसमें नहीं बोला जाता है। यानी कि अंबेडकर ने भी जिनकी पूजा की, उपासना की, जिनको अपना आदर्श माना, बौद्ध उनको भी आप गौण कर रहे हैं सिर्फ अंबेडकर जी के चलते। तो मुझे लगता है कि ये पूरे संदर्भ को देख करके ही हमें बात करनी चाहिए। चलिए, अमित शाह के इस बयान पर बवाल तो है, लेकिन अमित शाह ने एक और बात कही 2 दिन पहले। उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर एक संशय की स्थिति बना दी। हालांकि ये पहले भी जेपी नड्डा पटना आए तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा, और बीजेपी के तमाम लीडर ये लगातार कहते रहे हैं कि नीतीश ही हमारे नेता होंगे। लेकिन अमित शाह ने आखिर इसको हवा क्यों दी? या इसको भी हाफ कोर्ट कहा जाएगा? क्या ये भी डबल मर्डर की तरह होगा? ये अमित शाह के कहने के बाद नीतीश कुमार पर यह चर्चा छिड़ गई है कि नीतीश कुमार नेता रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तब तो चर्चा यह भी छिड़ गई कि क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा मुझे लगता है कि अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष भी नहीं है, पार्टी के कद्दावर नेता, एक बड़े नेता हैं, देश के गृह मंत्री हैं। तो जो मान्यताएं हैं कि विधायक दल के नेता ही उनका चयन करते हैं, तो मुझे लगता है इसमें कुछ उन्होंने कुछ गलत बातें की।
बिटवीन द लाइंस हम लोग कुछ मतलब उसका निकाल ले रहे हैं। और जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन होता है या बॉडी लैंग्वेज होता है, उसी तरह उन्होंने जो कहा है उसको कैसे हम अर्थ में लेंगे। उन्होंने कहा कि ये फोरम उन्होंने ये भी कहा कि ये फोरम नहीं है, यहाँ पर उसकी चर्चा हम नहीं कर सकते हैं। और विधायक दल का नेता, सही बात है कि आज विधानसभा का कोई चर्चा नहीं है, विधायक दल का नेता कौन बनेगा। मुझे याद है कि पिछली बार भी जब महाराष्ट्र में कुछ समय संशय की स्थिति थी, उस समय भी इस तरह का भाजपा के लोगों के द्वारा वक्तव्य आ रहा था कि विधायक दल के तय करेगा कि कौन नेता बनेगा। तो महाराष्ट्र की बात आपने की, तो ये चर्चा है कि महाराष्ट्र का फार्मूला बिहार में अपनाया जाएगा। नीतीश कुमार को इस बात के लिए उनको किया जाएगा प्रेरित या उनको दबाव बनाया जाएगा कि वो खुद सत्ता किसी अपने दूसरे को सौंप दे और वो उत्तराधिकारी बीजेपी तय करेगी कि कौन होगा नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी। देखिए, उस समय अगर आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में, बिहार में चुनाव को लगभग 1 वर्ष, और महाराष्ट्र में भी 1 वर्ष के पहले क्या गतिविधि चल रही थी, तो उस समय इस तरह की वहां कोई चर्चा नहीं थी कि बीजेपी ऐसा बदल देगी, ऐसा करेगी और भाजपा ही महाशासन में आएगी। लेकिन उसी तरह बिहार में आज के डेट पे ये सब बात कहना मुझे नहीं लगता है कि बहुत उचित है, क्योंकि आप उसके पहले वाले चुनाव में देखिए, उद्धव ठाकरे ने तो आधी सीटों पे गठबंधन किया था। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। फिर उसके बाद हम तय करेंगे 50-50, ये भी हुआ 2.5 वर्ष का रहेगा। लेकिन चिराग पासवान को लेकर है कि पिछले चुनाव में नीतीश कुमार की सीटें कम करने में चिराग पासवान का बड़ा था योगदान। इस बार क्या चिराग पासवान को मोहरा बनाकर बीजेपी फिर नीतीश कुमार को हट करेगी? अब देखिए, ये तो बात कभी सामने आई नहीं कि चिराग को बीजेपी ने मोहरा बनाया नहीं बनाया। ये भी तो बात हो सकती है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार में एनडीए की बैठक में बात नहीं बनी हो, तो वो जो कहा जाता है कि हम देख लेंगे तो हम देख लेंगे वाली बात थी। ठीक है कि चिराग पासवान बहुत सीटें नहीं जीत सके, एक ही सीट पे उनको वो जीते थे राजकुमार जी, और जो कि बाद में फिर जदयू में ही चले गए। लेकिन कई जगह पे उन्होंने नीतीश जी को डैमेज किया था। तो ये कहना कि बीजेपी ने ही उनको उकसाया था, इसके कोई प्रमाण अभी तक मुझे नहीं मिले हैं। तो इस समय क्या होगा, और अभी तक का जो जैसा बातचीत चल रहा है चिराग पासवान और बीजेपी और जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार, बिहार में जो 4 ये प्रमुख दल हैं, तो इसमें कहीं ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि नीतीश जी में या तो फेशियल एक्सप्रेशन में या बॉडी लैंग्वेज में या बातचीत में कि कुछ खटास है। नहीं, आजकल तो अच्छी केमिस्ट्री दिख रही है, अच्छी केमिस्ट्री दिख रही है सब। लेकिन बात इसलिए ये छिड़ रही है कि चिराग पासवान ने अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले ये बात कह दी कि उनका इंटरेस्ट बिहार की राजनीति में है, केंद्र की राजनीति में नहीं। वो तो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी के सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है, वो 2030 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं कि वो 2030 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो क्या चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री बनने की होड़ में लगे हैं, उसकी तैयारी में लगे हैं, और 2030 से पहले ही कोई खेल हो जाए, आपको लग रहा है? देखिए, ये क्या है कि सारे जो क्षेत्रीय दल हैं, वो उनका बेस तो स्टेट ही होता है। अब शिवसेना है तो शिवसेना, बड़े नेता उद्धव ठाकरे अगर उस समय कहते कि मुझे केंद्र में कोई बड़ा मंत्री पद दे दीजिए, तो बीजेपी सहर्ष तैयार हो जाती। अब चिराग पासवान ही है, चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार हो या जीतन राम मांझी हो या लालू प्रसाद हो, बिहार में जो 4 बड़े लेते हैं, या इवन अब जो एक और मान लीजिए मुकेश सहनी, तो ये सारे लोगों का बेस तो बिहार ही है। इसमें कौन नहीं चाहता है कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनूं, चाहे वो तेजस्वी हो, नीतीश कुमार तो है ही लंबे समय से मुख्यमंत्री, जीतन राम मांझी की भी इच्छा है कि उनका पुत्र मुख्यमंत्री बन जाए, और चिराग पासवान की भी इच्छा है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, और मुकेश सहनी भी आखिर आए हैं पॉलिटिक्स करने, तो इसी के लिए आए हैं। जिस दिन कोई पॉलिटिक्स में एंट्री लेता है, उसी दिन उसकी इच्छा होती है कि मैं किसी अच्छे पद पे जाऊं, उसमें मुख्यमंत्री बनूं, प्रधानमंत्री बनूं। पहले एमएलए से शुरू करना चाहता है और बाकी ऊपर तक चलना जाता है। ये जो चर्चा छिड़ी है कि माने नीतीश कुमार का नेतृत्व बदल सकता है, तो एनडीए के पास चेहरा क्या है, आपको लग रहा है? एक चर्चा ये थी कि सम्राट चौधरी को पिछले दिनों तो उनको बहुत बढ़ा चढ़ाकर डिप्टी सीएम तक ले जाया गया और पूरा नेतृत्व उनको सौंपा गया था, बीजेपी अध्यक्ष बने, अभी भी डिप्टी सीएम, तो अभी भी है वो। तो क्या सम्राट चौधरी में एनडीए अपना नेता तलाश रही है या चिराग पासवान में? अब ये देखना, देखिए बीजेपी का जहां तक मुझे लगता है कि बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेती है। अब जब देखें, योगी जी कहीं उत्तर प्रदेश में सीन में नहीं थे, अचानक मुख्यमंत्री बन गए। उसी तरह आप देखेंगे वहां पर खट्टर जी हरियाणा में, वो मुख्यमंत्री बन गए। तो ये कहना बड़ा स्पेकुलेशन अभी से करना
और मुझे नहीं लगता है, और एनडीए की बैठकों में ही ये तय होगा कि कौन बनेगा, और स्वाभाविक रूप से जिसका बड़ा घटक होगा दल वो बनेगा मुख्यमंत्री। इसमें लेकिन क्या चिराग पासवान संभावित है क्या कि फिर तब तो उनको अपनी पार्टी का मर्जर करना पड़ेगा बीजेपी में, अगर वो, क्योंकि उनको तो टिकट इतना नहीं मिलेगा कि वो मुख्यमंत्री के पद तक जा सके। अब ये तो भविष्य की बात है। अगर इन्होंने अपना स्ट्रेंथ बढ़ा लिया, क्योंकि नीतीश कुमार मैं चाहूंगा कि अपने मुख्यमंत्री 100 वर्ष और जिए, लेकिन कहा जाता है हमारे यहाँ की जात से ध्रुव मृत्यु, जन्म लिया है वो सबको ही मरेगा। हम आप सबको जो आज बच्चा लिया है कि हो सकता है वो रिटायरमेंट ले रहे हो, जो तबियत भी उनकी तबियत भी ठीक नहीं है, तो बीजेपी या एनडीए की बैठकों में ये तो चर्चा होना स्वाभाविक है कि विकल्प हमारा क्या होगा, और विकल्प होगा तो उसका स्वरूप क्या होगा। बीजेपी क्या उनको मुख्यमंत्री मान करके काम करेगी, चिराग पासवान को कुछ सीटें देगी, या चिराग की पार्टी, मुझे नहीं लगता है चिराग अपनी पार्टी को मर्ज करेंगे बीजेपी में, और बाकी क्या होती है संभावना, ये तो भविष्य के गर्भ में है। तो चलिए, ये बात जो छिड़ रही थी, शुरुआत में हमने शुरू किया था कि अमित शाह के 2 बयानों पर देश की सियासत में हलचल है। अंबेडकर को लेकर उन्होंने जो बात कही, अब एनडीए पर हमलावर विपक्षी पार्टियां इसलिए भी हैं कि बिहार में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान 2 ऐसे नेता हैं जो दलितों के नेता बनने की होड़ में हैं, और इन पर टारगेट है कि ये दोनों अमित शाह के इस बयान से चुप क्यों हैं, ये क्यों नहीं कुछ बोलते। आपको क्या लगता है? देखिए, क्या है कि एनडीए में है लोग, और अमित शाह के बयान में कुछ ऐसा है नहीं कि उस पर कुछ बोला जाए। मुझे जो एक पत्रकार के नाते मुझे जो लगता है कि पूरे संदर्भ को अगर देखा जाए तो उनके बयान में कुछ ऐसा नहीं है जो कि अंबेडकर को नीचा दिखाने वाला है या उसके प्रति कोई कटाक्ष उन्होंने किया है। उन्होंने हो सकता है कि बोलते बोलते उसका आप अर्थ लगा रहे हैं कि अंबेडकर भगवान, माने भगवान कुछ बड़े हैं, अंबेडकर कुछ बड़े छोटे हैं, अंबेडकर को नाम जपने से भगवान मोक्ष नहीं मिल सकता है या ईश्वर नहीं प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा आप अर्थ लगा सकते हैं। लेकिन जब पूरे संदर्भ को आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि अंबेडकर के सच्चे अनुयायी होने का दम्भ ही वो उसमें भर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि अंबेडकर के सच्चे अनुयायी हैं। लेकिन वो हम लोग कहते हैं ना कि जब बात चलेगी तो दूर तलक जाएगी, तो ये तो बात जब चली है तो दूर तक चलेगी ही, कुछ दिन ये सब हंगामा वगैरह होता रहेगा। तो चलिए, दूर तलक जाएगी ये बात। अमित शाह के 2 बयानों पर देश में हलचल है। अमित शाह ये कह रहे हैं कि 2025 के चुनाव में नीतीश ही नेता रहेंगे, ये तो बाद में तय होगा। लेकिन बाद में तय होने के पीछे क्या है कहानी, क्या कुछ नया होने वाला है? इसके बीच में बातचीत यह भी छिड़ गई है कि नीतीश कुमार फिर तो कहीं पाला न बदल ले। एक छोटा कमेंट लेते हुए हम बातचीत को खत्म करेंगे। क्या नीतीश कुमार की संभावना है कि वो पाला बदल, उनको लग रहा है कि वो इजी नहीं है इस गठबंधन में? देखिए, नीतीश कुमार का सारा आप देख लीजिए, 2012 के आसपास उन्होंने पहली बार एनडीए को छोड़ा था, 3 साल बाद चुनाव हुए थे। 2017 में उन्होंने छोड़ दिया था आरजेडी को, 3 साल बाद चुनाव हुए थे। 2025 का चुनाव है और 22 में उन्होंने गठबंधन छोड़ा है, तो मुझे नहीं लगता है कि अब वो एनडीए को छोड़ने वाले हैं। और इस बात को नीतीश कुमार लगातार कहते रहे हैं कि वो एनडीए में ही रहेंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे। एनडीए की एक बैठक होने वाली है, ये दिखाने के लिए कि एनडीए एकजुट है। तो जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। इस तरह का बातचीत देखने के लिए हर रोज लाइव बिहार से जुड़िए। हमारी बातचीत आपको कैसी लगती है अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर हमें जरूर बताइए। और ये जो हलचल बिहार की राजनीति में बढ़ी है, ये देश की राजनीति में, उसमें आगे अपडेट क्या होगा वो सबसे पहले हम आप तक लेकर आएंगे, ये वादा है आपसे। देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार। नमस्कार।